तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागराज की स्टोरी लेके आया हूँ। नागराज और ड्रैक्यूला। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राजनगर को महानगर से जोड़ने वाला ये सुपर हाईवे वैसे तो काफ़ी व्यस्त रहता है, लेकिन आज इस पर ट्रैफिक न के बराबर है, क्योंकि राजनगर पर हुए ड्रैकुला के हमले के बाद महानगर वाले राजनगर जाना नहीं चाहते और राजनगर वाले वैम्पायरों के आतंक के कारण घर से बाहर आना नहीं चाहते। इसलिए आज इस सड़क पर कोई भी ऐसा नहीं है जो राजनगर से महानगर की तरफ जा रही इस घायल महिला को लिफ्ट देकर अस्पताल पहुंचा सके, या शायद मदद जीप पर चढ़कर आ रही है। तुमको आतंकवादियों की कैद में जो मानसिक यंत्रणा हुई होगी, उसी ने तुमको मुक्ति दिलाने के लिए मैंने बच्चों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। तुमने सही सोचा राज, मुझे ऐसी आउटिंग की सख्त ज़रूरत थी। भला बच्चों के साथ पिकनिक मनाने से ज़्यादा अच्छा रिलैक्सन और क्या हो सकता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जिस सड़क पर अक्सर ट्रैफिक जाम लगा रहता हो, उस पर आज एक भी गाड़ी नज़र क्यों नहीं आ रही है। कुछ पता नहीं भारती, कल रात से न तो मैंने न्यूज़ सुनी और न ही किसी ने फ़ोन पर बताया। बस इतना पता है कि राजनगर में कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन ध्रुव ने उसे कंट्रोल कर लिया है। ओह, लेकिन अब तुम किसी गड़बड़ पर ध्यान मत देना। अभी अभी पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आए हो, कुछ तुम भी रिलैक्स करो। ओके ओके, पिकनिक स्पॉट भी एकदम सामने है, अब तो रिलैक्स ही। अरे सामने बीचों बीच सड़क पर एक औरत गिरी हुई है, वह घायल लगती है। वैम्पायर हमला, ये थकान के कारण गिर पड़ी है भारती। इसको लेकर समुद्र के किनारे पिकनिक स्पॉट पर चलते हैं, शायद ठंडी हवा से होश आ जाए। वैसे जीप में फर्स्ट एड किट रखी हुई है और फिर इसको जल्दी ही होश आ जाएगा भारती। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मैंने इसको जितना पानी पिलाया था, इसने वह सारा का सारा मुंह से बाहर निकाल दिया। इतनी थकान में तो इसको बहुत तेज प्यास लगी होनी चाहिए। ठीक कहते हो, जब ये होश में आ जाए तो इससे इसका कारण पूछ लेना। फिलहाल तो ये कहीं जा नहीं रही है। बच्चे भी खेल रहे हैं, इसलिए हम भी वह काम कर लें जो हम यहाँ करने आए हैं, टेंशन दूर करने का काम। चलो टहलते हैं। राज और भारती को किसी खतरे की आशंका नहीं थी, लेकिन खतरा तो आने वाला था। तूने गेंद गड्ढे में गिराई है, अब तू ही इसे निकाल। अभी ले। बच्चे को आभास नहीं था कि गड्ढे किनारे की रेत काफ़ी ढीली है। बंटी, बंटी गड्ढे में गिर गया है। ओ गॉड, मैं अभी उसे बचाता हूँ। अरे, वह औरत होश में आ गई है और वह बंटी को बचाने के लिए गड्ढे में कूद पड़ी है। मैं निकालता हूँ, तुम दोनों को पकड़ो मेरा हाथ। अरे, ये गड्ढा तो मेरे अनुमान से कहीं ज़्यादा गहरा है। नीचे अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा है और अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है। मुझे कुछ खतरा लग रहा है। मैं भी नीचे जा रहा हूँ भारती। राज गड्ढे में उतरा तो बहुत धीरे था, लेकिन बाहर बहुत तेजी से आया। ओ माय गॉड, क्या हुआ राज? अंदर कोई बड़ी ज़बरदस्त शक्ति मौजूद है भारती। मुझे अभी तो अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन नागराज को इस मुसीबत से निपट कर बंटी और उस महिला को सुरक्षित बाहर लाना ही होगा। वह औरत बेहोशी में वैम्पायर और हमला जैसे शब्द बड़बड़ा रही थी। कहीं इस हादसे के पीछे वैसी ही किसी शक्ति का हाथ तो नहीं है। कुछ ही पलों बाद नागराज गड्ढे के अंदर उतर रहा था। यह गड्ढा इतना गहरा कैसे है? ये जरूर किसी भूमिगत गुफाओं के जाल का एक मुहाना है और उन गुफाओं के जाल को रेत की एक मोटी परत ने ढक रखा है। समुद्र की सतह से नीचे होने के कारण इन सुरंगों में पानी भरा हुआ है। अब आंख अंधेरे में थोड़ा थोड़ा देख सकने की अभ्यस्त हो रही है। आवाज़ें इस तरफ से आ रही है। मुझ पर वार करने के बाद वह प्राणी इधर ही भागा होगा। पता नहीं इन गुफाओं के जाल में किस तरह का प्राणी रहता। अरे, ये तो वही औरत है जो बंटी को बचाने के लिए नीचे कूदी थी, लेकिन इसके दांत जानवरों की तरह नुकीले कैसे हो गए और इसका रूप भी बदल गया है। ये बंटी का खून पीना चाहती है, यानी ये औरत वास्तव में एक वैम्पायर है जिसका अंधेरे में आते ही रूप बदल गया है। मुझ पर वार भी इसी ने किया होगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि वैम्पायर सूर्य की किरणों को सह नहीं सकते। फिर यह औरत धूप में आराम से कैसे घूम रही थी? अब सूर्य की किरणें हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन किरणों के कारण दिन में हमारा रूप सामान्य बना रहता है। सच पूछो तो वे किरणें अब हमारी मदद करती है। तूने मेरी प्यास बुझने नहीं दी, मेरे शिकार को मेरे हाथों से छुड़ा दिया। अब इसका अंजाम तुझे अपना खून देकर भुगतना होगा। तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी मैं। मेरा खून पीकर तुम अपनी प्यास नहीं, बल्कि अपने जीवन
की जोत को बुझा लोगी। इसलिए मेरा एहसान मानो कि मैं तुमको अपने पास पहुंचने से रोक रहा हूं। तुम इस सर्प रस्सी के सहारे बीच पर चले जाओ बंटी, और जाकर भारती दीदी से कहना कि वे बच्चों को लेकर यहाँ से तुरंत चली जाए, राज अंकल का इंतज़ार न करे। ओके नागराज, एंड थैंक्स। चूस चूस। प्यास लगने पर इंसान अगर गंदे नाले का पानी पी सकते हैं तो मैं क्या इन सांपों का सड़ा खून नहीं पी सकती? अब बंटी भी सुरक्षित है और मैं इससे खुलकर लड़ सकता हूँ। मुझसे बाद में लड़ना, पहले अपनों से लड़ लो। अपनों से लड़ने का मतलब अपने सांपों से ही लड़ना है। लेकिन क्यों? मेरे सांप मुझसे ही क्यों लड़ेंगे? ओह समझा, इसके काटने से मेरे सांप वैम्पायर सर्प बन गए हैं और अब ये मुझ पर हमला कर रहे हैं। मुझे इनसे बचना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे काट लिया तो शायद मुझ में भी वैम्पायर का लक्षण प्रकट होने लगेंगे। नागराज अपने ही सांपों से बचने में इतना उलझा हुआ था कि उसके पास उस वार से बचने का कोई मौका नहीं था। तूने मुझे सतर्क कर दिया है। अब मैं तेरा खून नहीं पीऊंगी, बल्कि तेरा खून बहाऊंगी, ताकि आज के बाद तू मेरा रास्ता कभी ना रोक पाए। अरे, दूसरा घाव लगने से पहले ही तेरा पहला घाव भर जाता है। हाँ, लेकिन जो घाव मैं तुझे लगाने वाला हूँ वे नहीं भरेंगे। और अब मैं तुझ पर सर्पों से वार करने की गलती भी नहीं करूँगा। लेकिन ऐसे में कब तक बसता रहूँगा? इसको खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। अरे, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे इसको मारना नहीं है, काबू में करना है, क्योंकि मैं इसको एक सामान्य महिला के रूप में देख चुका हूँ। मैं इसकी जान लेने की कोशिश तक नहीं कर सकता, लेकिन इसको वश में करूँ तो कैसे? अरे हाँ, पानी में वैम्पायरों को भी सांस लेने की ज़रूरत तो पड़ती है। इसको पानी के अंदर ले जाना होगा। नागराज के उस वार ने वैम्पायर को सुरंग की तरफ उछाल दिया और सुरंग से फिसलती हुई वह वैम्पायर पानी के अंदर आ गिरी। अब मुझे इसको किसी न किसी तरह से पानी के नीचे ही रोक कर रखना है, तब तक जब तक इसके फेफड़ों से सांस खत्म न हो जाए, और ऐसा होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे हवा चाहिए, दम घुट रहा है, पर ये इंसान मुझे सतह तक जाने नहीं देगा। इसको शिकंजा खोलने पर मजबूर करना होगा। अगले ही पल लेडी वैम्पायर के दांत पास से गुजरते छोटे ऑक्टोपस के बदन पर धंस गए और नागराज को अपना शिकंजा खोलने पर मजबूर हो जाना पड़ा। हे देव कालजयी, इसके काटते ही ये छोटा सा ऑक्टोपस विशालकाय वैम्पायर बनकर मुझ पर हमला कर रहा है। अब तू इससे निपट मानव, मैं सतह तक जाकर फेफड़ों में हवा भर कर आती हूँ। ओह, लेडी वैम्पायर तो मेरी चाल मुझ पर ही आजमा गई। पहले मैं इसको पानी के अंदर रोक कर उसको बेहोश करना चाहता था, पर अब उसका गुलाम ये वैम्पायर ऑक्टोपस मुझे पानी में डुबोकर मेरा दम घोट रहा है। और अब ये अपने दांत मेरे शरीर में गड़ाकर मुझे भी वैम्पायर बनाना चाहता है। और इसको मैं यह नहीं समझा सकता कि भाई ऑक्टोपस, मुझे काटोगे तो गल जाओगे। अब मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगा। सांस की कमी से मेरी शक्ति खत्म होती जा रही है और जल में होने के कारण इसकी शक्ति बरकरार है। इसकी शक्ति खत्म करने का एकमात्र उपाय इसको पानी से बाहर ले जाना है। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं तो मैं ऐसा करूं तो कैसे करूं? मुझ में तो इसका शिकंजा खोलने तक की ताकत नहीं बची है, और मेरी मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। या है। सर्प रस्सी की मदद लेनी होगी। सर्प रस्सी नागराज की कलाई से निकलकर पानी से बाहर चली गई। कुछ ही पलों के अंदर सर्प रस्सी का दूसरा छोर वैम्पायर ऑक्टोपस के एक तंतु को जकड़ चुका था। अब बेहोशी की कगार तक पहुंच चुके नागराज को सिर्फ इस पल का इंतजार था जब सर्प रस्सी से बंधी वह चट्टान लुढ़कती हुई पानी के अंदर आ गिरी, और नागराज के साथ साथ ऑक्टोपस का शरीर भी खिंचता हुआ पानी के बाहर आ पहुंचे। नागराज का नाक शक्ति से भरा हुआ एक ही शक्तिशाली वार सांस के लिए तड़पते ऑक्टोपस को बेहोश करने के लिए काफ़ी था। ये कैसे हो गया? तू पानी से बाहर कैसे आ गया? यह आसान सा काम था, खास तौर से जब मेरे पास एक ऐसी रस्सी हो जो मेरे इशारों पर सोच समझ कर खुद काम कर सकती हो। मेरी सर्प रस्सी ने पानी से बाहर निकलकर पहले सुरंग की छत पर लटकी एक बड़ी चट्टान को ढूंढकर उसको अपने शिकंजे में कस लिया, और फिर उसको छत से चिपकाए रखने वाले चट्टानी टुकड़ों को खोद कर चट्टान को नीचे गिरा दिया। और जब वह चट्टान पानी में गिरी तो उसने लिफ्ट की तरह सर्प रस्सी के दूसरे छोर में फंसे ऑक्टोपस और मुझको ऊपर खींचकर पानी से बाहर निकाल दिया। इसका
एक ही मतलब है मानव, और वह यह कि तेरी किस्मत में पानी में डूबकर मरना नहीं लिखा है, बल्कि मेरे हाथों से मरना लिखा है। नागराज को लेडी वैम्पायर से इतनी फुर्ती की उम्मीद नहीं थी। वह अपने शरीर को उस नुकीली चट्टान पर गिरने से नहीं बचा पाया। अपनी अब अपनी जान को अपने शरीर से धीरे धीरे निकलता हुआ देख। तूने बताया था ना कि तेरा खून पीकर लोग गल जाते हैं, लेकिन जो पहले से गला हुआ हो उसको तेरा खून भला क्या नुकसान पहुंचाएगा। ये सदियों से ज़मीन में दबे उन गले मुर्दों की नसें हैं जो मेरे इशारे पर जिंदा होकर तेरा खून पीकर फिर से अपना पुराना रूप पाने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों सुइयां मेरे शरीर में एक साथ धंस कर मेरा खून चूस रही है। इच्छाधारी कणों में बदलना भी मुश्किल लग रहा है। अब तक तू काफ़ी कमज़ोर हो गया होगा, तेरे लिए हिलना भी मुश्किल होगा। अब जब मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूंगी तो तू चीख नहीं पाएगा। तुझे मैं एक अनोखा वैम्पायर बनाऊंगी, बिना सिर वाला वैम्पायर। नागराज का सिर धड़ से अलग होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वह धारदार चट्टान लेडी वैम्पायर के हाथ से अलग हो गई। कौन कौन आ गया यहाँ पर? वेदाचारी का कोई प्रिय मुसीबत में हो और फैसलेस वहाँ ना पहुँचे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तू कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन तुझमें मेरी शक्तियों से टक्कर लेने की क्षमता है। पर एक बात याद रख, तू मुझे थोड़ी देर के लिए रोक तो सकता है, पर तेरा वार मुझे मार नहीं सकता। फैसलेस, इस पर कोई घातक वार मत करना, हमको इसकी जान नहीं लेनी है। अगर जान लेनी है तो देनी पड़ेगी नागराज, क्योंकि इसको रोक कर रखना असंभव है। फैसलेस घातक वार नहीं कर रहा है, और इस कारण वैम्पायर फैसलेस पर भारी पड़ रही है। इस मुसीबत का हल जल्दी ही खोजना होगा। इस मुसीबत का हल तो हमेशा मेरे सामने ही था, बस मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, और वह हल है सूर्य की किरणें। अगर मैं ध्वंसक सर्पों की मदद से सुरंग की छत को तोड़कर उसमें गड्ढा कर सकूं तो सूर्य की किरणें इस अंधेरी सुरंग तक भी पहुंच जाएगी। नागराज की योजना तो आसान सी थी, लेकिन इस योजना को पूरा कर पाना आसान नहीं था। ओह, चट्टान की सतह बहुत मोटी है। ध्वंसक सर्प खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा छेद नहीं कर पाए हैं। फैसलेस की हालत भी ठीक नहीं है, कोई और तरीका ढूंढना होगा। कुछ ही पलों बाद नागराज फैसलेस की मदद के लिए लड़ाई में कूद चुका था। नाग शक्तियों में से मैं इस पर सिर्फ विष फुंकार का ही प्रयोग कर सकता हूँ, और वह भी हल्की विष फुंकार का, क्योंकि तीव्र फुंकार इसके लिए जानलेवा हो सकती है। ओह, हल्की फुंकार को तो ये पचा गई नागराज, और अब इसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। जल्दी कुछ सोचो, वरना इसको तो हम जिंदा छोड़ देंगे, पर हम खुद नहीं बचेंगे। इस समस्या का हल जरूर निकलेगा फैसलेस। मुझको तो आशा की किरण साफ नजर आ रही है। ये धूप सूर्य की किरणें इस अंधेरे में कहाँ से आ गई? ये तो सामान्य हो गई नागराज, पर कैसे? इसने मुझे खुद ही बताया था कि इसके जैसे वैम्पायर सूर्य की किरणों से जलते नहीं हैं, बल्कि सूर्य की किरणें उनके वैम्पायर रूप को दबाकर उनको सामान्य रूप बना देती है। समस्या सूर्य की किरणें को यहाँ तक लाने की थी, और वह समस्या मेरे जगमग सर्पों ने दूर कर दी। मेरे जगमग सर्प सिर्फ अंधेरे में चमकते ही नहीं हैं, बल्कि अपनी चमकीली खाल की मदद से प्रकाश की किरणें को परिवर्तित भी कर सकते हैं। मैंने सुरंगों में जगमग सर्पों की एक टोली छोड़ दी। उनमें से कुछ सर्प सुरंग में जगह जगह पर बैठ गए, और कुछ सर्प गड्ढे के रास्ते बीच पर चले गए। ऊपर के सर्पों ने सूर्य की किरणों को गड्ढे के अंदर परिवर्तित किया, और गड्ढे के अंदर खास कोण पर बैठे जगमग सर्पों ने उन किरणों को एक दूसरे के शरीर पर परिवर्तित करके लेडी वैम्पायर तक पहुंचा दिए। वाह नागराज, तुम्हारे सर्पों का भी जवाब नहीं है। अब आगे हमको क्या करना है? हमको नहीं, सिर्फ मुझको। तुम इस औरत को अस्पताल पहुंचाओ जहां पर इसको बांध कर रखा जा सके, और मैं जाऊंगा राजनगर इस वैम्पायर मामले की तह तक पहुंचने के लिए। नागराज राजनगर की तरफ रवाना तो जरूर हो गया था, लेकिन इस बार का खतरनाक खेल राजनगर में नहीं, बल्कि राजनगर और महानगर से समान दूरी पर पड़ने वाले रूपनगर में खेला जा रहा था। हम रूपनगर में क्यों आए हैं गुरुदेव? ड्रैकुला की राख तो राजनगर की सड़क पर पड़ी हुई है। राजनगर के रक्षक सतर्क हो चुके हैं नागपासा। ड्रैकुला को जीवित करने की प्रक्रिया में इस बार ज़्यादा समय लग सकता है। राजनगर में और महानगर में ध्रुव और नागराज की उपस्थिति के कारण हम शांतिपूर्वक अपना काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने काम के लिए रूपनगर के इस कब्रिस्तान को चुना है। महानगर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ड्रैकुला यहाँ पर जीवित होगा और कहर बरसाएगा महानगर पर।
समझा गुरुदेव, लेकिन ड्रैकुला की राख राजनगर में यहाँ पर आएगी कैसे? उसका इंतजाम हो गया है। राख को राजनगर में अभी तक मौजूद ड्रैकुला का सेवक फ्रैंकस्टीन लेकर आ रहा है। मैंने उससे मानसिक संपर्क बनाकर उसको ड्रैकुला को जिंदा करने का आश्वासन देकर उसको इस काम के लिए पटाया है। अब वह ड्रैकुला की राख को लेकर आता ही होगा। फ्रैंकस्टीन ने ड्रैकुला की राख को उठा लाने का आसान सा तरीका अपनाया था। उसने सड़क का वह पूरा टुकड़ा ही उखाड़ लिया था जिस पर ड्रैकुला की राख पड़ी हुई थी। ये तो सड़क उखाड़ कर लिया जा रहा है। इस पर गोली चलाऊं क्या सर? रहने दो, क्यों झगड़ा बढ़ा रहे हो? अभी तो ये चुपचाप जा रहा है और सड़क पर एक और गड्ढा बढ़ जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। सही कह रहे हैं सर, वैसे भी हमारा काम इसको भगाना है और अभी ये तो अपने आप ही भाग रहा है। फ्रैंकस्टीन को रोकने में पुलिस वालों की दिलचस्पी चाहे नहीं थी, लेकिन किसी और की दिलचस्पी फ्रैंकस्टीन में ज़रूर थी। कौन रोक रहा है फ्रैंकस्टीन को? मैं। नागराज, तुम्हारा हुलिया यह बताने के लिए काफ़ी है कि राजनगर में जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हारा संबंध जरूर है और तुम राजनगर की तरफ ही जा रहे हो। अब बताओ, राजनगर में क्या हो रहा है? कौन हो तुम और ये सड़क का टुकड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? फ्रैंकस्टीन को जाने दे, वक्त कम है, जल्दी पहुँचना है। जाने दे मुझे। ओह, बला की ताकत है इस फ्रैंकस्टीन में। इसको यहाँ से आगे जाने देना तबाही को दावत देने जैसा है। इसको यहीं पर रोकना होगा। मेरे सर्प बंधनों में इसको बांध सकने की शक्ति नहीं है, इसलिए इसको बांधने के लिए कुछ ज़्यादा ही मजबूत बंधनों की ज़रूरत पड़ेगी। नागराज के शक्तिशाली हाथों ने सड़क के बीच में लगी लोहे की रेलिंग के एक पूरे हिस्से को ही उखाड़ लिया और एक झटके से फ्रैंकस्टीन के शरीर उस रेलिंग के बंधनों में कैद होता चला गया। फ्रैंकस्टीन ने कसमकसाकर ताकत तो जरूर आजमाई, लेकिन बंधन उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब देखता हूँ कि सड़क के इस टुकड़े में भला ऐसी क्या खासियत है जो इसको उखाड़ कर कहीं और ले जाने की ज़रूरत आ पड़ी। नागराज के उस टुकड़े पर हाथ लगाते ही फ्रैंकस्टीन बिफर उठा। यह उसके मालिक की मौत और ज़िंदगी का सवाल था। और इस बार लोहे की सलाखे की कई परतें भी फ्रैंकस्टीन को रोक नहीं पाई और फिर वे टूटी सलाखें नागराज के शरीर में एक एक करके धंसने लगी। कुछ ही मिनटों बाद नागराज सड़क से चिपका हुआ था। आज तो मेरा शरीर वाकई छलनी हो गया है। ये असहनीय पीड़ा मुझे इच्छाधारी कणों में बदलने नहीं दे रही है और अब कोई रास्ता नहीं है इसकी जुबान खुलवाने का इरादा छोड़कर। आगे बढ़ते फ्रैंकस्टीन के कदम एकाएक रुक गए। सड़क का वह टुकड़ा एक बार फिर उसके हाथों से छूटकर नीचे जा गिरा, क्योंकि नागराज के आज़ाद हाथ ने एक सलाख को उसकी कटी गर्दन में धंसा दिया था। ये तूने क्या किया? क्या करना चाहता है तू ये करके? अभी पता चल जाएगा। ये लोहे की सलाखें गिरती बिजलियों की को मेरी तरफ आकृष्ट कर रही है, लेकिन अगर मेरे सर्प इन पर लिपट जाएं तो सलाखों के ऊपर लिपटे सर्प आवरण सलाखों को बिजलियां नहीं खींचने देंगे और ऐसी सूरत में सिर्फ एक सलाख गिरती बिजलियों को अपनी तरफ खींचेगी। तुम्हारी गर्दन में धंसी सलाख मुझको इच्छाधारी कणों में बदल कर आज़ाद होने का मौका मिल जाएगा। अब देखना यह है कि तुम्हारा शरीर ऊर्जा के इस भीषण बहाव को झेल पाता है या नहीं। लगता है मेरा शरीर फट जाएगा, लेकिन फिर मालिक का क्या होगा? मालिक? ये मालिक कौन है? ये गुर्राहट तो आहा, काम बन गया। फ्रैंकस्टीन के हाथों ने सड़क के उस टुकड़े को उठाकर हवा में उछाल दिया। अरे, हवा में उड़ता पंखधारी भेड़िया! और इसने सड़क के उस टुकड़े को लपक लिया है। आखिर ऐसा क्या है इस टुकड़े में? नागराज की विचारधारा में उस धमाके ने व्यवधान डाल दिया। ओह, फ्रैंकस्टीन के शरीर को ऊर्जा दबाव ने फाड़ डाला है। अपने ही हथियार से मारा गया बेचारा। लेकिन इतनी देर में वह उड़ता भेड़िया नज़रों से गायब हो चुका है। लेकिन मैंने उसके जाने की दिशा को देख लिया है। अब मैं उसके पीछे जाऊंगा। नागराज वैम्पायर भेड़िया जितनी तेज गति से उड़ सकता था, इसलिए उसको वहां पहुंचने में अभी थोड़ा और वक्त लगना था। जहां पर भेड़िया वैम्पायर ड्रैकुला की राख के साथ पहुंच चुका था। ड्रैकुला को फटाफट जिंदा करो गुरुदेव। ये आप भेड़िया की आंखों में आंखें डालकर क्यों बैठे हो? क्योंकि जो मैं इसकी आंखों में देख रहा हूँ वह तू नहीं देख पा रहा है। मैं इसकी आंखों में नागराज को देख रहा हूँ और अब वह इधर ही आ रहा है। ओह, तब तो
रूपनगर आना बेकार हो गया। अब यहाँ से फटाफट भाग चलो गुरुदेव। नहीं, भागने से नागराज हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह हमको एक सुनहरा मौका मिला है। ड्रैकुला को यहीं जिंदा करना होगा, अभी जिंदा करना होगा, ताकि जब नागराज यहाँ पर आए तो वह अपनी मौत को सामने देखे। मैं ड्रैकुला को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। इस बार उसके शरीर में धंसा अस्थि क्रॉस कैसे निकलेगा? कौन निकालेगा इस अस्थि क्रॉस को? ये बाल निकालेगा नागपाशा। किसका बाल है यह गुरुदेव? लॉरी का, जो फ्रैंकस्टीन से लड़ते वक्त उसके सिर से टूटकर फ्रैंकस्टीन की उंगली से लिपट गया था। जब तक आप लॉरी के बाल से क्रॉस खींचेंगे तब तक तो नागराज आकर हमारी खाल खींच देगा। चिंता मत कर, नागराज के बढ़ते कदमों को रोकेगा भेड़िया वैम्पायर। जा, वरना तेरे मालिक का जिंदा होना तो दूर, हम सब भी यहीं पर मरे हुए पड़े होंगे। ये तो जा रहा है पर वापस नहीं आएगा। ये नागराज के बढ़ते कदमों को धीमा कर सकता है पर रोक नहीं सकता। काम जल्दी निपटाना पड़ेगा। और जल्दी ही क्रॉस निकालने का काम तो आसानी से निपट गया गुरुदेव। राख का ढेर ड्रैकुला के शरीर का रूप लेता जा रहा है। अब बस इसको खून टपका कर जिंदा करना बाकी है, और वह 5 सेकंड का काम है। फिर हमको समय की ज़रूरत क्यों है? तू जितना दुष्ट है उतना ही भोला भी है नागपाशा। तूने एक बार पूछा था ना कि हम ड्रैकुला को वश में कैसे करेंगे। हमें समय की ज़रूरत उसी काम की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए है। देखता जा और किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहे। ये कहानी भी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत लंबी है, 3 भागों में लेके आऊँगा। धन्यवाद।